भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। संसद में विपक्ष के हल्ला बोल को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध। आज भी हंगामे के आसार। अब मॉनसून सत्र में ही पेश किए जाने वाले परिसीमन और एफसीआरए बिल पर सियासत तेज। दिल्ली में आज केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मॉनसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद। लखनऊ में आज डीएनटी समाज में मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। घुमंतू विकास बोर्ड पर आभार जताएंगे। मंत्री असीम अरुण भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रांची में छात्रों का 13वें दिन भी आंदोलन लगातार जारी। सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में बीजेपी उठा सकती है मुद्दा। आज जेनजी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे मोहन भागवत। 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे करीब 2000 छात्र। आरएसएस ने प्रेस रिलीज कर जानकारी दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्र कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 1 बजे संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इतना ही नहीं, एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की पूरी नजर है। तो देखिए, आज केंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दोपहर 1 बजे संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र के बीच कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल सकती है। अब इनमें एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 की चर्चाएं तेज हैं। कैबिनेट बैठक पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर बनी हुई है कि आखिर बैठक के बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मॉनसून सत्र के बीच ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 1 बजे मीटिंग होगी। संसद भवन में तमाम कैबिनेट के सदस्य मौजूद रहेंगे और यहां पर मंथन होगा। बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। अब कैबिनेट की इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर मोदी कैबिनेट की इस बैठक पर बनी हुई है। एफसीआरए पर भी चर्चा हो सकती है बैठक के दौरान और साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और वहीं आज से अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेले की शुरुआत होगी। भारत मंडपम में 3 दिवसीय मेले का आयोजन होगा। आईटीपीओ मेले की मेजबानी कर रही है। चीन, ताइवान की कई कंपनियां इस मेले में शामिल होंगी। फुटवेयर क्षेत्र से जुड़े प्रमुख ब्रांड्स, निर्माता शामिल होंगे। दुनिया भर से 15,000 से ज्यादा व्यापारियों के पहुंचने की संभावना है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि भारी संख्या में लोग इस मेले में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और आज से ही इस मेले की शुरुआत हो रही है। प्रबंधन की ओर से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। भारत मंडपम में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। आईटीपीओ मेले की मेजबानी कर रही है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि चीन, ताइवान की कई कंपनियां इस मेले में शामिल होंगी और भारी संख्या में लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। फुटवेयर क्षेत्र से जुड़े कई ब्रांड्स और निर्माता मेले का हिस्सा बनेंगे। 15,000 से ज्यादा व्यापारियों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, आज से ही अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेले की शुरुआत हो रही है। 3 दिन तक ये मेला चलेगा। भारत मंडपम में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। आईटीपीओ मेले की मेजबानी कर रही है। जानकारी है कि 15,000 से ज्यादा व्यापारी इस मेले में पहुंचेंगे। चीन और ताइवान की भी कई कंपनियां मेले में शामिल होंगी। भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद है। फुटवेयर क्षेत्र से जुड़े कई ब्रांड्स और निर्माता इस मेले में शामिल होंगे। 15,000 से ज्यादा व्यापारियों के पहुंचने की संभावना है।
और वहीं आज जेनजी और जेन अल्फा से मोहन भागवत की मुलाकात होने वाली है। मुंबई में ये विशेष संवाद कार्यक्रम होगा। 100 से ज्यादा शहरों से करीब 2000 छात्र पहुंचेंगे। 15 से 19 साल के हाई स्कूल के छात्र भी इसमें शामिल होंगे। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजन होगा। आरएसएस ने प्रेस रिलीज कर जानकारी साझा की है। तो देखिए 100 से ज्यादा शहरों से छात्र यहाँ पहुंचेंगे। प्रारंभिक तौर पर जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 2000 छात्र यहां पर पहुंचेंगे और मोहन भागवत से सीधा संवाद होगा। मुंबई में इस विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आरएसएस की ओर से प्रेस रिलीज कर जानकारी साझा की गई है। तो मुंबई में यह विशेष संवाद कार्यक्रम होगा जहां आज ही जेनजी और जेन अल्फा से मोहन भागवत की मुलाकात होने वाली है। युवाओं से आज संवाद करेंगे मोहन भागवत। 15 से 19 साल के हाई स्कूल के छात्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और खुद आरएसएस ने प्रेस रिलीज कर इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की गई है। प्रेस रिलीज में बताया गया कि आज मोहन भागवत युवाओं से संवाद करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में 15 से 19 साल के हाई स्कूल के तमाम छात्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं। तैयारियां अपने अंतिम चरण में देखने को मिल रही हैं। मुंबई में विशेष कार्यक्रम आयोजित होना है जहां मोहन भागवत पहुंचेंगे और यहां पर युवाओं से संवाद करेंगे। 100 से ज्यादा शहरों से करीब 2000 छात्र यहां पर पहुंच रहे हैं और 2000 छात्रों से सीधा संवाद मोहन भागवत करने वाले हैं। आज युवाओं से संवाद करेंगे मोहन भागवत। जेनजी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे। मुंबई में युवाओं से मोहन भागवत की मुलाकात होने वाली है। मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जहां जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा शहरों से 2000 छात्र पहुंचेंगे संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 15 से 19 वर्ष इनकी आयु बताई जा रही है और हाई स्कूल के छात्र हैं। मोहन भागवत से मुलाकात होगी। अब देखना होगा कि संवाद कार्यक्रम के दौरान किन बिंदुओं पर मोहन भागवत चर्चा करते हैं। युवाओं की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी राजीव कृष्ण के आवास पर पहुंचकर उनके स्वर्गीय पिता एचके मित्तल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। एचके मित्तल के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। सीएम योगी ने एचके मित्तल को श्रद्धांजलि अर्पित की। डीजीपी राजीव कृष्ण के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचे और ये भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल के समय में परिवार के साथ सरकार खड़ी है। डीजीपी राजीव कृष्ण के पिता का निधन हो गया। एचके मित्तल के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं व्यक्त की और सीएम ने इस मुश्किल समय में परिवार के साथ जाकर ये आश्वासन दिलाया है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो परिवार के साथ हैं। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। कुछ तस्वीरें भी मौके से सामने आ रही जहां सीएम योगी आदित्यनाथ डीजीपी राजीव कृष्ण के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान परिवार के तमाम सदस्य भी मौके पर मौजूद। और वहीं बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शाहजहांपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नीलामी का नोटिस चस्पा कर दिया है। बैंक के मुताबिक राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी देवी पर 16 करोड़ 61,64,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। ऋण वसूली के लिए मुंबई के ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। अब बैंक ने शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र स्थित जमीन और भवन समेत मुंबई के जुहू, मलाड और गोरेगांव स्थित फ्लैटों को भी नीलामी प्रक्रिया में शामिल कर लिया है। तो देखिए, राजपाल यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राजपाल यादव की संपत्तियां नीलामी की जद में आ गई। ऋण वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो बैंक का कहना है कि राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव, साथ ही उनकी मां गोदावरी देवी पर
16 करोड़ 61,64,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है और इसीलिए ऋण वसूली के लिए तमाम संपत्तियों को नीलाम करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। पैतृक आवास पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नीलामी का नोटिस चस्पा किया है। बैंक का कहना है कि राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी मां गोदावरी देवी पर 16 करोड़ 61,64,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है और ऋण वसूली के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मुंबई के ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। बैंक के शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र स्थित जमीन और भवन समेत मुंबई के जुहू, मलाड और गोरेगांव स्थित फ्लैटों को भी नीलामी की प्रक्रिया में शामिल प्रशासन की ओर से किया गया है। अब देखना होगा राजपाल यादव की ओर से आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है या क्या एक्शन राजपाल यादव की तरफ से लिया जाता है। अभिनेता राजपाल यादव पर 16 करोड़ के कर्ज का संकट है और ऐसे में प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्तियां नीलामी की जद में आ गई हैं। बैंक ने पैतृक आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया है और उनके कई फ्लैट्स भी इसकी जद में आ रहे हैं। राजपाल यादव के घर पर नीलामी का नोटिस बैंक की ओर से चस्पा किया गया है। और वहीं गाजियाबाद में स्वाट टीम और अपराध शाखा ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अलग अलग प्रकार के अवैध मादक पदार्थ और साथ ही कैश भी बरामद किया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। जो नारकोटिक्स के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है, उसमें कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नंदग्राम क्षेत्र से एक महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गीता है। ये नंदग्राम थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसके पास से करीब 6 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और साथ ही करीब 26 लाख रुपए का गांजा और स्मैक बरामद किया गया है, जिसमें स्मैक करीब 172 ग्राम है और गांजा करीब 900 ग्राम है। इसके पास से 4 एंड्रॉइड फोन भी बरामद किए गए। और वहीं मुरादाबाद में पति द्वारा पत्नी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। रुस्तम नगर सैदपुर गांव में पति ने पत्नी पर चाकू और हथौड़े से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पड़ोसियों ने आनन फानन में स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। महिला पिछले 2 महीने से अपने मायके में रह रही थी। घटना के बाद पड़ोसियों ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। मुरादाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पति और पत्नी के बीच में विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते आरोपी पति ने पत्नी पर चाकू और हथौड़े से हमला कर दिया। वहीं पड़ोसियों ने आनन फानन में महिला को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। महिला गंभीर रूप से घायल है और आरोपी पति को पुलिस के हवाले पड़ोसियों ने कर दिया है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। पूरे मामले को लेकर गहनता से प्रशासन जांच कर रही है। ये मर्जीना नाम है इनका। ये स्टेप वुंड्स में आई हैं, जो एक शार्प कटिंग नाइफ से होते हैं। तो इनकी मल्टीपल कट हैं जगह जगह पर, मोस्टली अपर एंड लोअर रीजन में। तो चाकू से हमला किया गया है इन पे। बाकी अभी कंडीशन के लिए हमने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर रहे हैं। वहाँ उनकी डेप्थ वगैरह देखकर ये देखा जाएगा। कोई वाइटल्स ऑर्गन पे तो चोट नहीं लगी थी। आज जो सुबह करीबन 11 बजे के आसपास जब मेरे पास फ़ोन आया मोहल्ले के एक व्यक्ति का, यूसुफ का, बोले एक व्यक्ति ने अपनी बीवी के चाकू मार दिए। जब मैं गया हुआ तो वो व्यक्ति भाग रहा था। मोहल्ले के आदमियों ने ईख में जाकर उसे पकड़ लिया और जो उसके घर पर जाके देखा, वो व्यक्ति मर्जीना खून में लथपथ पड़ी थी, जिससे चाकू से कई बार हुए थे और खून फर्श पर खूब बह रहा था। तत्काल में हमने मोहल्ले वालों ने और एम्बुलेंस को फ़ोन करा, पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस मौके पर पहुंची और मर्जीना को अस्पताल में, हम सरकारी अस्पताल में आज यहाँ लेके आए।
आज हम अपने काम पे जब गए, मशीनें खींच रहे थे, सर्विस के अभी हाथ काले हैं मेरे। मैं जब सर्विस पे गया तो बच्चों का फ़ोन आया तकरीबन 11 बजे कि जल्दी घर को आ जाओ, इन्होंने जो है लौंडिया को काट दिया। छोटी बच्ची है, उसने मुझे फ़ोन करा, फिर मेरी बीवी ने फ़ोन करा। उसके बावजूद मैं जब आया तो लड़की मेरी खून में लथपथ थी। असलम भाई वहाँ पर मौजूद थे। असलम भाई ने एकदम उसको उठाया। उठाने के बाद पुलिस आई। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस वालों ने देखा, जांच करी, तुरंत पुलिस वाले आए, उनको लेके गए। पुलिस वालों की कल से कार्रवाई ये हुई कि कल से कुछ पुलिस की ऐसा था कि जैसे पुलिस वालों को हमने तहरीर दी तो पुलिस वाले थाने में नहीं थे, तो वो कह रहे हैं आ जाएंगे तो आ जाएंगे। वहीं बरेली में विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत की 108वें उर्स रज़वी की तैयारियां तेज हो गई हैं। 6, 7 और 8 अगस्त को होने वाले 3 दिवसीय उर्स में देश और विदेश से लाखों ज़ाहिरीन के पहुंचने की संभावना है। उर्स को लेकर दरगाह कमेटी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही ज़ाहिरीनों के ठहरने, खाने पीने, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। उर्स के सफल आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई। दरगाह आला हजरत में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ बड़ी संख्या में अकीदतमंदों के पहुंचने की भी उम्मीद है। प्रशासन भी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। तो देखिए, उर्स को लेकर प्रबंधन की ओर से तैयारियां तेज की जा चुकी हैं और बताया जा रहा है कि उसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से अकीदतमंद यहां पर पहुंचेंगे। आला हजरत के 108वें उर्स की तैयारियां तेज हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक प्रबंध प्रशासन की ओर से किए गए हैं और किसी को भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं ज़ायरीनों के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। उनके रुकने की, खाने पीने की और पेयजल की तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लाखों ज़ायरीन उर्स में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी भीड़ प्रबंधन और नियंत्रण के व्यापक इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन ने दावा किया है कि तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन की पैनी नजर है। भीड़ के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का कोई पैनिक ना फैले, उपद्रव ना फैले, इसको लेकर व्यापक तौर पर प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। और जानकारी है कि देश विदेश से अकीदतमंद उर्स में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही कई ज़ायरीन भी पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में ज़ायरीनों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इन तमाम ज़ायरीनों के ठहरने की, खाने पीने की और चिकित्सीय इंतजाम किए गए हैं। और वहीं कुशीनगर में जिला प्रोबेशन कार्यालय में हुई आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगाए। मामले की जांच अपर जिलाधिकारी से की गई, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी, भाई भतीजावाद और मनमाने तरीके से चयन किए जाने की बात भी कही गई है। आरोप है कि शासन के आदेश के अनुसार एक पद के लिए अधिकतम 5 अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू होना था, लेकिन जिला मैनेजर कोऑर्डिनेटर पद के लिए बिना रैंडमाइजेशन के 174 आवेदन स्वीकार कर लिए गए और चयन भी कर लिया गया। जांच अधिकारी ने चयन प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा कराने की संस्तुति दी है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नियुक्ति से आपको बाहर किया, आपका ये भी आरोप है कि जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी जॉब दिलवाई। जी, उस चयन समिति में एक जो चयन समिति के सदस्य रहे हैं, वो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का खुद उन्होंने ज्वाइनिंग करा दिया है और इसे साफ भ्रष्टाचार परिलक्षित होता है, जिसकी रिपोर्टिंग एडीएम द्वारा की गई है और उसमें स्पष्ट लिखा गया कि हाँ, इसमें पारदर्शिता नहीं रही है और अपनों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। क्योंकि इस मामले का सीडीओ मैडम जांच कर रही हैं और उन पे भी आप आरोप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जैसा कि दोबारा जब ये पुनर्समीक्षा के लिए एक समिति को गठन किया गया है डीएम साहब के द्वारा, तो उसकी जांच सीडीओ मैम ही कर रही हैं और मेरे भी जो भ्रष्टाचार का मामला है वो भी जांच सीडीओ मैम के पास ही है। और सीडीओ मैम चूंकि इस पूरे चयन समिति की अध्यक्ष रही हैं,
तो मुझे कहीं ना कहीं उन पे विश्वास नहीं है कि मैं उनकी जांच से मैं संतुष्ट हूं या कुछ इस तरह का प्रभावशाली कुछ न्यायोचित न्याय हो। तो मुझे विश्वास नहीं है सीडीओ मैम के रिपोर्ट पे, और किसी अन्य जिला के बाहर या किसी और अधिकारी द्वारा इसकी जांच की समीक्षा करा। पूरा मामला ये है कि जिला प्रोबेशन कार्यालय के अधीन बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से कार्यक्रम हैं। उनके लिए सरकार द्वारा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के जो है कि सहयोग से समय समय पर नियुक्तियां निकलती रहती हैं, मतलब भर्ती आती रहती हैं। तो उन्हीं सब भर्तियों में जो निवर्तमान जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं श्री ध्रुव चंद्र त्रिपाठी जी द्वारा संगठित रूप से जो है कि भ्रष्टाचार किया गया है। अपने लोगों को उन्होंने नियुक्ति दिया है, वो भी रिटायरमेंट 28/2/2026 को रिटायरमेंट था, उसके एक दिन पहले और रिटायरमेंट तक उन्होंने जो है कि कुल 11 नियुक्तियां जो है कि किया है, जिसमें भाई भतीजावाद किया गया है, अपने सगे संबंधियों का और सजातीय लोगों का जो है कि उन्होंने भर्ती किया है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदय को 30/4/2026 को जनता दर्शन में दरखास्त भी दिया था, जिसमें उन्होंने एडीएम साहब को प्रारंभिक जांच सौंपी। जांच में रिपोर्ट भी आ गई 16/6/2026 को, आज 30 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच में पुष्टि भी हो गई कि हाँ इसमें भी संगतियां पाई गई हैं, और जो आउटसोर्सिंग चयन नियमावली है, ठीक, उसका भी उल्लंघन किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार जो है कि साबित होता है इससे। महिला कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकली थी, जिसमें 12 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, और उसी क्रम में अभ्यर्थी रहे अभिषेक यादव और धनंजय यादव के द्वारा भी आवेदन किया गया था, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है। वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, धनंजय यादव और अभिषेक यादव द्वारा ये आरोप लगाया गया है, इस सारी नियुक्तियों में आउटसोर्सिंग और भाई भतीजावाद किया गया है और पैसे लेकर नियुक्तियां की गई हैं। वहीं जब हमारी टीम मुख्य विकास अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने ये बताया कि ये सारा आरोप निराधार है और मन की भड़ास को निकालने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा तरह तरह से जो है परेशान किया जा रहा है। वहीं अभ्यर्थियों ने ये भी बताया कि जो नियुक्तियां हुई थी उसमें उनसे भी जो है पैसे की डिमांड की गई थी, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा इस सारे आरोपों को निराधार बताते हुए और उन्होंने ये बताया कि इस पर अभी जांच चल रही है, अब जांच के बाद से ही क्या रिपोर्ट आएगा उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अभ्यर्थी रहे अभिषेक यादव और धनंजय यादव की बातों में कितनी सत्यता है, अब जांच की रिपोर्ट आने के बाद से ही पता चल पाएगा। कुशीनगर से निखिल कुमार, भारत अपडेट के लिए। तो देखिए, जांच में भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। आउटसोर्सिंग भर्ती में अनियमितताओं का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोप यह है कि शासन के आदेश के मुताबिक एक पद के लिए अधिकतम 5 अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू होना था, लेकिन जिला मैनेजर कोऑर्डिनेटर पद के लिए बिना रैंडमाइजेशन के 174 आवेदन स्वीकार करके चयन कर लिया गया। अब जांच अधिकारी ने चयन प्रक्रिया को दोबारा से समीक्षा कराने की बात कही है। वही रिपोर्ट आने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाए। निखिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। निखिल, बड़ा खुलासा हुआ है अनियमितताओं का, क्या जानकारी है? निखिल, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी जी निखिल जी, आपको बता दूं ये कुशीनगर जनपद के जिले की बात है, जहां महिला कल्याण विभाग द्वारा तमाम नियुक्तियां आई थी विभिन्न पदों के लिए, जिसमें अभ्यर्थी रहे धनंजय यादव और अभिषेक यादव के द्वारा भी आवेदन किया गया था और इनको उस पद से वंचित कर दिया गया है। वहीं अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि
इस नियुक्ति में भाई भतीजावाद और आउटसोर्सिंग और पैसे लेकर भर्तियां की गई हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस सारे आरोपों को मुख्य विकास अधिकारी जो सीडीओ मैम है उनके द्वारा निराधार बताया जा रहा है और मन की भड़ास को निकालने के लिए, हरासमेंट करने के लिए अभियुक्तों द्वारा ये बार बार जो है किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सीडीओ के द्वारा जांच की जा रही है उसकी रिपोर्ट पे सभी अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं कि उनके रिपोर्ट में क्या आता है और इस पे क्या कार्रवाई होती है। वहीं अभ्यर्थियों के द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर को भी जो है एक लिखित ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने एक पंच सदस्यीय टीम की गठन कर इसकी जांच करने के लिए जो है अधिकारियों को दिया है और एडीएम न्यायिक के द्वारा भी जो है इस नियुक्तियों पे सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर शासन और जो जिला कमेटी की टीम है इस पे क्या कार्रवाई करती है और जांच आने के बाद क्या पुनः जो वंचित रह गए अभियुक्त हैं उनकी नियुक्ति होती है या नहीं होती है। जी, अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सामने आ रही है, उनकी ओर से क्या कुछ बताया गया पूरे मामले पर? जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा लगातार वो जिलाधिकारी से लेकर मंडल आयुक्त, सीएम और पीएम तक जो है अपनी जो है लिखित ज्ञापन रजिस्ट्री के माध्यम से लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन महीनों बीत गए, अभी तक कोई जांच का एक जो है ठोस निवारण अभी तक नहीं आया। एक अभ्यर्थी हमारे साथ भी इस समय मौके पे मौजूद हैं, धनंजय यादव जी, और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि अभी जो है इस मामले को लेकर कितने जो है संघर्षशील रहे और जो नियुक्तियां की गई थी उसमें क्या प्रक्रिया रही और क्या समस्याएं रही कि ये उस नियुक्ति से वंचित रह गए। जी जी, निखिल आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। महिला कल्याण, हेलो जी, आवाज आपकी आवाज आ रही है? निखिल आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप बात कीजिए जरा, क्या कुछ कह रहे हैं आपके साथ मौजूद अभ्यर्थी? आपकी नियुक्ति होनी थी जी, और उसमें क्या मामला रहा, क्या जो है कठिनाइयां आई कि आप उस नियुक्ति से वंचित रह गए? जी, जैसा कि आपने बताया कि महिला कल्याण विभाग में तमाम पदों पे नियुक्तियां निकली थी जिसका अभ्यर्थी मैं रहा हूं और मुझसे अनुचित लाभ मांगा गया है, मुझसे पैसे मांगा गया है। एक तरफ कहती है सरकार की जीरो टारलेस है, लेकिन यहाँ पे मुझे अपने दफ्तर में बुला के डीपीओ ध्रुव चंद्र त्रिपाठी के द्वारा मुझसे पैसे मांगे गए और मैं पैसे देने में असमर्थ रहा, जिससे मुझे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जिसकी शिकायत मैंने लिखित में डीएम साहब को दिया, सीएम साहब को दिया, लोकायुक्त को भी दिया। जिसके बाद उन्होंने एक जांच गठित की जो कि जांच एडीएम साहब कर रहे थे। एडीएम साहब पूरे अपने जांच में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया में जिस तरह का पारदर्शिता होनी चाहिए उस तरह का पारदर्शिता का अभाव रहा है। इसमें अपने भाई भतीजों कहीं न कहीं नेपोटिज्म रहा है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भर्ती की गई है, जिसका रिपोर्ट उन्होंने स्पष्ट दे दिया है। ठीक आज 2 महीने होने जा रहे हैं, इस जांच का दोबारा जांच उन्हीं चयन समिति के अध्यक्ष से करवाया जा रहा है जो कि ये भर्ती में संलिप्त रही हैं, इस भ्रष्टाचार में संलिप्त रही हैं। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं सदस्यों के द्वारा दोबारा ये जांच करवाई जा रही है, जिससे हम दोनों अभ्यर्थियों का ये ऑब्जेक्शन है कि उनके द्वारा जांच न कराई जाए, किसी जिले के बाहर अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए। इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए और इसमें दोषी कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को। बिल्कुल निखिल, अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका निखिल तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।